नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। आपको बता दें, मंत्री जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा हाथों में होने के संकेत दिए हैं। युवा हाथों में होगी एमपी कांग्रेस की कमान, ये जीतू पटवारी का कहना है। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने इस बात के संकेत दिए हैं और कहा कि कमलनाथ हमेशा युवाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। कैबिनेट में भी 70% युवा हैं। कांग्रेस का युवा कैप्टन कौन होगा, अब सवाल ये खड़ा होता है। प्रदेश का 70% मंत्रिमंडल युवा है और मैं मानता हूं कि इससे युवा किसी प्रदेश का मंत्रिमंडल नहीं है। तो मध्य प्रदेश और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी दोनों युवाओं के आधारित रणनीति के परोकारी हैं। जहां तक अध्यक्ष का सवाल है, ये सोनिया जी का जुडिक्शन है। हमारी अध्यक्ष है और सीनियर लीडरशिप से विचार करके वो कोई निर्णय लेगी। मेरा मानना है कि इस पर मुझे कुछ बोलना एक विसंगति के भाव है। आप कह चुके हैं कि युवा चेहरा होगा, एक नया चेहरा होगा, आप हमेशा ही कहते हैं। तो मैंने कब मना किया? हमने ये तो कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो मूल विचार है युवाओं का परोपकारी रहा है। वो 18 साल के वोट देने से लेके मत का अधिकार से लेके आज तक की बातें कई ऐसी। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, मैं नेचुरल है कि जब युवा का परोपकारी करें तो वो वैसा हो सकता है, पर सोनिया जी निर्णय लेगी और वो सही समय पे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। तो सुना आपने बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया जीतू पटवारी ने यहां पर दी है। और इस वक्त मध्य प्रदेश से सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आखिर इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? युवा नेतृत्व तो क्या हाल की में जीतू पटवारी की जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने तारीफ कर दी, ये उससे जोड़कर देखा जाए या फिर कोई और अलग एंगल जीतू पटवारी यहां दे रहे हैं? देखिए, ये तो है तय बात के यूपी जीतू खुद भी बड़े दावेदार हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए और लंबे वक्त से कांग्रेस इस बात को लेकर विचार भी कर रही थी। जब बाला बच्चन का नाम, अगर आपको याद हो, जिस वक्त चला था, तब भी जीतू पटवारी के नाम पे जिक्र हुआ था। जीतू पटवारी इसलिए भी उनकी दावेदारी पुख्ता होती है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि वो जो 3 गुट यहाँ पर बने हुए हैं, उन तीनों गुट में हम सिंधिया गुट छोड़ दें तो बाकी जगह जीतू की गिराता है। तो ऐसे मसले में हम ये कह सकते हैं कि दीपेश के जीतू पटवारी का एक दावा मजबूत है, लेकिन हम अभी किसी एक जजमेंटल लाइन पर पहुंचने में थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस तय करेगी कि कौन होना चाहिए, क्योंकि सिंधिया खुद भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और सिंधिया भी युवा है। तो जीतू हो सकता है कि इसे जस्टिफाई ऐसे कर दें कि उन्होंने तो युवा के लिए कहा था, और ये ठीक भी है कि उन्होंने अभी तक कोई नाम नहीं लिया। लेकिन जो बड़ा दावा है वो जीतू का भी बनता है इस पूरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि बीजेपी ने एक तरह का बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना के दी। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण, जब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी को बुलेट पर बैठाकर घुमाने वाले जीतू पटवारी अगर ये बात कह रहे हैं, युवा नेतृत्व का जिक्र कर रखे हैं, तो क्या कोई संकेत उन्हें मिला होगा कि हाँ इस तरह से कुछ हो सकता है, या फिर सिर्फ एक सवाल था, उसका जवाब उन्होंने इस लहजे में दे दिया? ये सवाल का जवाब तो नहीं था। बिल्कुल भी जीतू पटवारी भले वो वयस में बाकी नेताओं से थोड़े छोटे होंगे, लेकिन उनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। वो बोलते हैं तो मायने के साथ बोलते हैं, उनको पता है कि उनके बोलने के मायने क्या है, इतने समझदार वो जरूर है। तो ये सवाल का जवाब तो नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस लें तो उन्होंने कमलनाथ की बात से शुरू की कि कमलनाथ जी युवाओं को प्रमोट करते हैं, उनकी कैबिनेट पूरी युवा है। तो इसके मीनिंग यह है कि वो 2 मैसेज एक साथ दे रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो होगा वो मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर ही होगा, उनकी सहमति पर ही होगा, यानी वो एक निर्णायक फैक्टर होंगे कमलनाथ। ये वो मैसेज दे रहे हैं जीतू पटवारी। बिल्कुल, यानी कि फिर इससे एक और चीज ये निकलकर सामने आती है कि जो अलग अलग धड़ों का जिक्र होता है, अगर फिर अब हम वापस से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करें तो वो कह जरूर युवा का जिक्र रखे, कर जरूर युवा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद साइडलाइन होते दिखाई देते हैं इस बयान के बाद। साइडलाइन होते तो नहीं दिखाई देते, लेकिन ये बात तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगी। वो दावेदारी लगातार कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर उनका विस्थापन इसी तरह से राज्यसभा भेज के किया जाए। उन्हें कहीं ना कहीं तो एकोमोडेट करना ही पड़ेगा। बहुत बड़े कद के नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, साइडलाइन नहीं हो रहे। लेकिन ये बात तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्ट कराने में पसीने आ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ बावरिया भी होंगे कि नहीं, इसमें डाउट है। कमलनाथ होंगे कि नहीं, इसमें तो बिल्कुल डाउट है। दिग्विजय सिंह नहीं होंगे, ये बात तय है।
तो जितने बड़े कद के नेता यहाँ पर कांग्रेस के हैं वो उनके नाम पर सहमत होते हैं कि नहीं। ऐसे में युवा कोई अगर चेहरा हो तो बाला बच्चन एक नाम जो है वो बहुत दिन से चल रहा था कि बाला हो सकते हैं। बाला यदि नहीं हुए तो फिर दूसरा नाम जीतू पटवारी का होगा, और आज जो उन्होंने संकेत दिए उससे लग रहा है कि हो सकता है कि जीतू पटवारी हो अगले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। बिल्कुल, हालांकि अभी ये वक्त भी नहीं है, क्योंकि जब तक नाम क्लियर नहीं होता उससे पहले ये सवाल, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ये समझना चाहूंगा, जैसा कि बीजेपी में हुआ, अगर युवा कोई चेहरा कोताक है तो फिर युवाओं और वरिष्ठों के बीच की जो खाई है उसको पाटना एक बड़ी चुनौती हो जाएगा कांग्रेस के लिए भी। लेकिन कांग्रेस में थोड़ा फर्क होगा, कांग्रेस और बीजेपी में फर्क होगा। यदि मान लीजिए हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं दीपेश, तो यदि संभावनाएं इसी तरह से अमल में आती हैं जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति आया वो सबकी रजामंदी से आया कि नहीं आया इसमें डाउट है। वहां पे बड़े बड़े तमाम बड़े कद के नेता बीजेपी में हैं, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति आएगा वो सिंधिया के अलावा सबकी रजामंदी से आएगा, और हो सकता है आखिरी में सिंधिया भी उनके नाम पर सहमति दे दे। तो अगर जीतू पटवारी आते हैं या कोई भी एक नया युवा आता है तो वो आएगा आम राय से। तो जब आम राय से आएगा तो कोशिश करेगी कांग्रेस के कोई आक्रामक चेहरा लाए, और उस कड़ी में मुझे जीतू बिल्कुल फिट दिखते हैं कि हाँ उनका नाम जो है वो उस तरह से चल रहा है। तो हालांकि एक जबलपुर के भी एक एमएलए ने अपनी दावेदारी ठोकी है और जातिगत आधार उन्होंने बनाया कि मैं ओबीसी हूँ इसलिए मुझे लेना चाहिए। तो ये कवायद चल रही है, लेकिन बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को शायद मुश्किल कम होगी, क्योंकि कांग्रेस ने इतना लंबा इंतजार किया है। 1 साल से ज्यादा हो गए कमलनाथ को 2 पद पर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने हुए, तो 1.5 साल 1.25 साल यदि वो ले रहे हैं तो फिर चुन के ही लाएंगे कोई ठीक जो आम राय वाला व्यक्ति लाएंगे। दीपेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हाल ही में प्रवीण जी कह भी रहे थे कि कांग्रेस के एक एमएलए खुद कह चुके हैं कि मैं ओबीसी चेहरा हूं तो मुझे ये कमान सौंपनी चाहिए, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड खेल गई है और विष्णुदत्त शर्मा को उसने अपना प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अब देखना यही होगा कि जीतू पटवारी जो युवा चेहरे का संकेत दे रखे हैं वो आखिर कूता कौन है। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर के किसानों का मुंगेली में प्रदर्शन देखने को मिला है। तखतपुर में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन में गुस्साए किसानों ने कपड़े उतारे। बारदाना की कमी को लेकर यहां पर नाराजगी किसानों ने दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, किसानों की नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है और जो किसान हैं वो बारदाना की कमी से बेहद परेशान हैं और ये की वजह है कि उन्होंने ये प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बिलासपुर के किसानों ने मुंगेली में प्रदर्शन किया है। तखतपुर में किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन जो किसान कर रखे हैं वो बारदाने की कमी की वजह से काफी परेशान हैं और चूंकि आज आखिरी दिन है धान खरीदी का तो फिर उनकी परेशानी और बढ़ती दिखाई देती है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, किसानों के द्वारा मुंगेली में प्रदर्शन किया गया है। तखतपुर के किसानों ने भी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में गुस्साए किसानों ने अपने कपड़े उतारे और यहां पर बारदाना की कमी को लेकर नाराजगी दर्ज कराई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस प्रदर्शन का कोई असर होता दिखाई दे रहा है क्या? इनकी कमी दूर करने के लिए कोई जुगत होती दिखाई देती है? जी दीपेश, मैं बता दूं ये पूरा मामला बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के ढंडन धान खरीदी केंद्र का है, जहां किसान बारदाने की कमी के चलते धान खरीदी नहीं होने के कारण इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने कपड़े उतारकर इस खरीदी केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन इसका कोई असर अधिकारियों के ऊपर होता दिखाई नहीं दे रहा है और किसान अभी भी अपने प्रदर्शन पर डटे हुए। मैं बता दूं पिछले हफ्ते भर से किसान बारदाने की कमी से जूझ रहे हैं और जिसके कारण धान की खरीदी नहीं हुई है और आज धान खरीदी का अंतिम तारीख है और ऐसे में आज यदि धान नहीं बेच पाएंगे तो किसानों को काफी परेशानी होगी कि आखिर ये अपनी उपज कहाँ लेकर जाएं, जिसको लेकर किसान आक्रोशित है और किसान लगातार प्रदर्शन पर उतारू हैं। जी दीपेश। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किसानों की नाराजगी आपको इस प्रदर्शन के दौरान देखने और समझने में मिल रही होगी। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक विजय चौरे ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बेहद की आपत्तिजनक बयान दिया है।
सौसर सीट से विधायक विजय चौरे ने पार्टी नेताओं की एक बैठक में कहा कि अगर किसी बीजेपी नेता ने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठाई तो हम उसकी खाल खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस विधायक चौरे ने भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने वाले लहजे में कहा कि भाजपा के लोग हम हर चीज के लिए तैयार हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। छिंदवाड़ा कांग्रेस विधायक के द्वारा ये बयानबाजी की गई है। बाल को हाथ लगाने का प्रयास करे, कांग्रेस का कोई माइका लाल अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन हमारे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठाने का प्रयास करें, उसके बाल को हाथ लगाने का प्रयास करें, इस मंच से सार्वजनिक रूप से कहता हूं, हम खाल नोचने में भी उसकी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक के बयान की निंदा की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये गीदड़ भभकी देना छोड़ कुछ काम करें तो बेहतर होगा। कि नशे में चूर है और इसलिए खाल खींचने की बात कर रहे हैं। खाल खींचना तो बहुत बड़ी बात है, खाल को स्पर्श नहीं कर सकते गलत नीयत से। शिवाजी की मूर्ति तोड़ दी, औरंगजेबी मानसिकता को लेके सौसर से लेकर दिल्ली तक, राहुल बाबा तक जो डंडे मारने की बात करते हैं, ये सब उसी मानसिकता के धनी है। कांग्रेस तो आपने सुना कि बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस की तरफ से अभी कोई बयान अब इस पर निकलकर सामने नहीं आया है। किसी तरह की सफाई अभी इस पर कांग्रेस की तरफ से आती दिखाई नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक का ये जो बयान है वो अब चर्चा में बना हुआ है। जिस तरह के बयानबाजी यहाँ पर कांग्रेस विधायक के द्वारा की गई है वो अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन ना सवाल अब ये उठता है कि आखिर राजनीति जा किस तरफ रही है। क्या इसी तरह के बयान अब राजनीति में देखने और सुनने को मिलते रहेंगे? तालियां जरूर इन्होंने अपने इस बयान के जरिए बटोरी, लेकिन अब वो निशाने पर आ गए हैं। शिकायतें हो रही हैं, मगर पार्टी के अंदर कोई कार्रवाई हो पाती है नहीं हो पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी आखिर इसको लेकर किस तरह का स्टैंड लेती है ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया जरूर आई है, इस बयान को निंदनीय बताया, लेकिन क्या इस बयान को लेकर किसी तरह की शिकायत करने के मूड में बीजेपी का ऐसा नजर नहीं आता। जनता पार्टी के लोग जिस दिन हमारे कांग्रेस के तो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस विधायक हैं ये, जिन्होंने ये बयानबाजी की है। इन्होंने बीजेपी को धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई हाथ भी लगाएगा तो हम खाल नोच देंगे। अब समझ से परे है कि आखिर इस तरह के बयानबाजी की जरूरत एमएलए साहब को क्या थी, लेकिन फिर भी वो सुर्खियां बटोरने के लिए, तालियां बटोरने के लिए कह तो बहुत कुछ गए। अब उसकी कहीं न कहीं चौतरफा निंदा होती दिखाई दे रही है। नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन हमारे कांग्रेस के रजनीश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर मैं इस पूरे मामले को लेकर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या बीजेपी इसको लेकर कोई कदम उठाने वाली है? हेलो जी रजनीश जी, जिस तरह से छिंदवाड़ा में विधायक के द्वारा अब खाल खींच लेने वाला बयान दिया गया, उसको लेकर क्या बीजेपी कोई कदम उठाने वाली है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच में इनका चेहरा मोहरा लेकर जाएगी कि किस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस प्रकार की गुंडागिर्दी की भाषा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते उंगली भी उठाएगी, हाथ भी उठाएगी। हम तो जनता को भी खड़ा करेंगे। इनके जो अराजकता है, जो कुशासन है, उसके विरोध में विपक्ष का धर्म है उंगली उठाना। और ये अगर आप ये समझते हैं विपक्ष को कुचल देंगे और ये भाषा बोलेंगे, चाहे वो क्षेत्र विशेष के मामले में हो या मध्य प्रदेश के मामले में हो, तो भारतीय जनता पार्टी सहन करने वाली नहीं है। और ये हम बार बार कह चुके हैं और हमने करके सिद्ध किया है। और इसीलिए ये जिस प्रकार की भाषा व्यवहार इनका है, ये वही है जो आपातकाल में हुआ करता था, वही है जिस प्रकार की गुंडागिर्दी का इनका व्यवहार बरसों बरस रहा है, ये वही है। लेकिन ये भूल गए होंगे कि ये आज 2020 का मध्य प्रदेश है, आपके इस प्रकार की प्रवृत्ति को सहन करने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रजनीश जी, हर राजनीतिक दल में कुछ इस तरह के लोग होते हैं। अब सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों पर पार्टी विशेष तौर पर भी कार्रवाई करे या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी जो लड़ाई है वो भी लड़ी जानी चाहिए?
आपके चैनल पर भी कई बार कह चुका हूं, मीडिया के माध्यम से कई बार मैंने अपनी बात कही है पार्टी की ओर से कि जब जिसने जो बात कही है हम पिन पॉइंटेड उसको टारगेट करके बात करें। हम कई बार जनरलाइज करके सभी पार्टियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये आपका कोई नियत में कोई खोट है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हम जनरलाइज करके उस विधायक को बचाने का काम क्यों नहीं, बचाने का काम नहीं करेंगे। चलिए जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सही जाफर साहब छिंदवाड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं जो खुले तौर पर बीजेपी के नेताओं को चुनौती दे रखे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता को हाथ भी लगाया तो खाल नोच लेंगे। देखिए, बिल्कुल उनकी जो भाषा है वो अपमर्दित हो सकती है, मैं उसमें बिल्कुल भी उनका पक्ष नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन एक तो ये है कि रजनीश भाई जिस प्रकार से आपके ही सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि रजनीश भाई को इस बात इतने अनुभवी प्रवक्ता है, उन्हें मालूम है कि जब कोई बात निकलती है तो उसको इसी तरीके से कहना पड़ता है और किसी तरीके से कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, देखिए मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि उनकी बात को हमें इस अंदाज में भी समझना पड़ेगा कि जो अपराधी होते हैं उनका कोई जात, समाज या पार्टी नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता क्या पूरी बीजेपी अपराधी है। मैं पूरा कर लूं। मैं वही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो इस प्रकार के अपराध करते हैं। कई प्रकार के कांग्रेस में भी इस प्रकार के लोग आ जाते हैं या कर देते हैं या समय के रूप में आ जाते हैं। लेकिन पिछले लगातार 15 सालों में हमने देखा कि जितनी अराजकता मध्य प्रदेश में फैली, जितना अवैध कारोबार मध्य प्रदेश में हुआ, और उससे जब कांग्रेस की सरकार जाफर साहब अभी 1 साल में तो इस तरह की अराजकता नहीं फैली ना, लेकिन उसके बाद अगर कांग्रेस, आप डिफेंड मत करिए ना उनको, उनके बयान को आपने अगर सुना हो तो कम से कम यहां पर बैठ के उन्हें डिफेंड मत करिए। आप सुनिए एक बार फिर से उनको कि वो कह क्या रखे हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आएगी तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहां पर बैठे होंगे वो तो कल को अगर बीजेपी के कार्यकर्ता से तू में होगी तो खाल नोचने वाली स्थिति निर्मित कर देंगे प्रदेश में। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि जो बात हम अच्छा, आप इस बात को तो स्वीकार करते ना कि एक एमएलए अगर किसी से कोई अपील कर दे तो उसके कार्यकर्ता उस चीज को मानते या नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात नहीं मानते, बिल्कुल मतलब एमएलए की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है प्रदेश में। नहीं, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि हमको वक्त उसकी किस लहजे में क्या बात कही गई है। और आप सुनिए जरा, लहजा भी सुन लीजिए उनका, एक बार प्ले करिए। पार्टी के लोग कांग्रेस का कोई माइका लाल अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन हमारे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठाने का प्रयास करें, उसके बाल को हाथ लगाने का प्रयास करे, इस मंच से सार्वजनिक रूप से कहता हूं हम खाल नोचने में भी उसकी कसर नहीं छोड़ेंगे। सुना जाफर साहब? बिल्कुल। देखिए, मैंने बयान सुना हुआ है। मैं आपसे वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अराजकता का माहौल पिछली सरकार के समय बना था, आज जब वो सरकार उसको रोक रही है तो अभी भी कई रजनीश जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं रजनीश जी। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, कि पार्टी लेवल पर ये बात होती है। तो एक कार्यकर्ता के सम्मेलन में एक विधायक को कई बार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने के लिए, तो मनोबल बढ़ाने के लिए, तालियां बटोरने के लिए आप कह देंगे कि गोली चला दीजिए, फिर क्यों आपने अनुराग ठाकुर के बयान पर इस तरह से आपत्ति दर्ज कराई थी? अगर प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए साथ में रहे। रजनीश जी, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल भी सहमत नहीं हो उन्होंने जिस अंदाज में कहा। मैं तो कह रहा हूं मैं गलत। मैं रजनीश जी से जवाब ले लेता हूं। रजनीश जी, आप कुछ कह रहे थे बीच में। मुझे ये वीडियो बार आवाज सुनाई दे रही है, अगर आप इसको बंद करवा पाएंगे तो मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। जी, वीडियो की आवाज बंद करा देते हैं। अब अपनी बात रखिए। जी देखिए, कानून है, वो कानून का पालन करना हर एक का धर्म है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो। मेरा निवेदन यही था कि अगर जब विपक्ष का विधायक भी अगर कोई गलत भाषा बोले तो उसे हम पिन पॉइंटेड, किसने ये गलत बोला, ये गलत है। आज ये विधायक कांग्रेस महोदय के गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, ये निहायत ही आपत्तिजनक है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, किंतु परंतु ऐसा वैसा, पहले बाद में इस पार्टी में उस पार्टी में नहीं जी। विजय चौरे ने गलत कहा, आपत्तिजनक कहा, कानून में हाथ में लेने की बात कही, हिंसा को भड़काने वाला बयान है, दैट्स ऑल। और जो भी पार्टी का गलत कहे उसको गलत कहने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों साथ में रहे। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, वाकई में इस बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं चौतरफा निंदा
एमएलए साहब की खूंटी दिखाई दे रही है। भले उन्होंने तालियां बहुत बटोर ली हों, सुर्खियां बहुत बटोर ली हों, लेकिन उसके बाद भी निंदा उनके इस बयान की हो रही है। आखिर इस बयान की जरूरत प्रदेश के मौजूदा हालात में क्या आ जाती है शरद? देखिए, ऐसे बयानों की कोई ज़रूरत कभी किसी वक्त में हो सकती है, ये शायद कोई ना समझ ही कह सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बात हर बार उठती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए। राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, एक दूसरे पर आरोप लगाए भी जाते हैं और उनकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयान और तो फिर सवाल खड़े होते ही हैं। कई बार तो स्थितियां ऐसी तक बन जाती हैं कि उन बयानों को सार्वजनिक तौर पर न तो सुनाया जा सकता है और न बोला जा सकता है। फिर भी जो विधायक महोदय होते हैं, सांसद महोदय होते हैं या और कोई जनप्रतिनिधि होता है, वो उसको सार्वजनिक मंच से बोलता है। इतना जरूर है कि इस तरीके के बयानों से उन्हें वहां मौजूद उनके जो समर्थक होते हैं या कुछ लोग होते हैं, उनकी तालियां तो जरूर मिलती हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर उसका मैसेज निश्चित तौर पर गलत जाता है। ये बात जो जनप्रतिनिधि हैं उनको समझना होगा। यही सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि वो कब, कहां और क्या कह रहे हैं। उनकी इस बात का कितना वजन पड़ेगा और उनकी ये बात आखिर किस हद तक प्रदेश के माहौल को बना या बिगाड़ सकती है। जब तक ये सोचना जनप्रतिनिधि शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की अनर्गल बयानबाजी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर भोपाल से। आईपीएस मीट के दौरान बड़ा हादसा हुआ। वाटर स्पोर्ट्स के दौरान नाव पलट गई। बड़ी झील में अधिकारी गिर गए। मौके पर मौजूद गार्ड ने पानी से सभी अधिकारियों को बाहर निकाला। कोई हताहत नहीं हुआ। डीजीपी वीके सिंह की पत्नी भी इस दौरान बोट में मौजूद थी। लाइफ जैकेट खोने के चलते बड़ा हादसा टला है। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से अचानक ये नाव जो वाटर स्पोर्ट्स के दौरान अधिकारी जिसमें मौजूद थे वो पलट गई। आनन फानन में यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड्स थे वो पहुंचे और तुरंत इन सभी अधिकारियों को और उनके परिवार के लोगों को दूसरी नाव में बैठाकर किनारे लाया गया। हालांकि एक बहुत अच्छी बात ये रही कि सभी ने लाइफ जैकेट पहना हुआ था और इसी लाइफ जैकेट के चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टला है। यानी कि एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करते नजर आए। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टला है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए हैं और यही वजह रही कि तुरंत आनन फानन में जो गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे वो पहुँचे और सभी को उन्होंने सुरक्षित किनारे ले आए। तो आपको बता दें 2 दिन की ये आईपीएस मीट चल रही है और इस आईपीएस मीट के दौरान स्पोर्ट्स जो वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा था और इसी वाटर स्पोर्ट्स के दौरान अचानक ये नाव पलट गई। अब वो नाव पलटी कैसे, इसके बारे में भी धीरे से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या हवा बहुत ज़्यादा तेज थी, कहीं कोई बैलेंस बिगड़ा और उस वजह से नाव पलटी। जो भी हो वो कुछ देर बाद या धीरे धीरे स्पष्ट होगा। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि समय रहते यहाँ पर गार्ड्स पहुंचे और उन्होंने सभी को वापस से नाव में बैठाया और फिर किनारे लगाया। ये तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है हादसे की जब अचानक यहाँ पर नाव पलटी थी और जैसे कि नाव पलटी वैसे ही जो गार्ड्स थे वो आनन फानन में वहाँ दौड़ते हुए गए और फिर इन्हें बाहर निकाला। क्योंकि जैसा कि तस्वीर में देखने में समझ में आ रहा है कि शायद ये टर्निंग के दौरान ये हादसा हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स चल रहा था और शायद नाव टर्न हुई और उसी दौरान ये हादसा हुआ होगा और यही वजह शायद इसकी नज़र आती है। लेकिन उसके बाद भी अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक ये हादसा हुआ। लेकिन इस हादसे से एक सबक आपको भी लेना होगा कि इसमें हताहत अगर कोई नहीं हुआ तो वो सिर्फ इस वजह से कि लाइफ जैकेट सभी ने पहना हुआ था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।